हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी एकदम जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से उपस्थित हो जाएं अपने इस बेहतरीन से प्यारे से सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं साउंड। क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे? साउंड। साउंड यानी कि ध्वनि। तो जल्दी से आ जाए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जल्दी आ जाओ बेटा जी। हम पढ़ रहे हैं सर जी ध्वनि। क्या पढ़ रहे ले सर? ध्वनि। तो जल्दी आ जाओ भाई। ध्वनि के मूल सिद्धांत क्या है? बेसिस या बेसिक्स ऑफ साउंड। भाई ध्वनि क्या है? क्वेश्चन भी था आज की क्लास में। भाई कंपन से पैदा होती है, तरंगों के रूप में बेटा गमन करती है ध्वनि। कह रहे ध्वनि बेटा जी ऊर्जा का ही एक रूप है। साउंड जो है बेटा जी वो एनर्जी का ही रूप है जो तरंगों के रूप में गमन करती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो सर किसका प्रयोग कर रही है? तरंगों का उपयोग कर रही है, यानी वेव्स का। इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। बेटा जी तरंगों का प्रयोग करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। कह रहा है ये वस्तुओं के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों, वस्तुओं के कंपन द्वारा। कंपन का मतलब वाइब्रेशन। तो ध्वनि बेटा जी वाइब्रेशन के कारण पैदा हो रही है। समझ गए? हाँ, वेरी गुड। कह रहा जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास के माध्यम के कणों में भी कंपन पैदा करती है। मान के चलिए मैं बस में चल रहा हूं और बस एकदम ब्रेक मारे, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, बस में भीड़ है, ऐसे हैंडल पकड़ के। अब होता है ऐसे बस से धक्का लगता है तो अगले वाले में जा लगते हैं। कई बार तुमने देखा होगा लड़कियां घूम के चांटा लगा देते पिछले वाले को, बदतमीज, है ना? तो भैया एक के कंपन से दूसरे वाले तक भी कंपन पैदा होती है, जिससे क्या है? साउंड पैदा होती है। लड़की ने पटाख से मारा चांटा, चांटा लगने पे साउंड पैदा हो गई। समझ गए? तो कह रहा ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में गमन करती है और यह वस्तुओं में वाइब्रेशन के कारण पैदा होती है। जब एक वस्तु के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं बेटा जी वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये आसपास की रखी हुई वस्तुओं में भी वाइब्रेशन पैदा कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, तो ये इससे टच होगा, ये इससे, तो वाइब्रेशन पैदा होगी इस तरीके से। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है एग्जाम्पल बेटा आपके जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खींचा हुआ रबर बैंड, कंपन करता हुआ। बेटा आपसे कह रहा है कि वाइब्रेशन टर्निंग फॉर्क। फॉर्क का मतलब समझ ले हो सर? फॉर्क क्या होता है? जल्दी बोले। सर ह्यूमन वोकल कोड। ह्यूमन वोकल कोड समझ रहे हो? गले में जब हम बोलते हैं ना तो कंपन पैदा होती है, कंपन पैदा होने से ही आवाज आती है। हाँ फिर दोबारा जब झटका लगा तो सर लड़के ने चांटा मारा। हाँ, सर आपने ह्यूमन आई नहीं पढ़ाया बेटा। ह्यूमन आई अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आगे पढ़ाएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो? है ना? तो बेटा ये टर्निंग फॉर्क को क्या बोलते हैं? टर्निंग फॉर्क को स्वरित द्विभुज बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। कुछ इस तरीके से रहता है, यू शेप का होता है। वेरी गुड। ठीक है, अगर इसको एग्जैक्टली बताएं तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। एग्जैक्टली बताएं तो बेटा जी कुछ इस तरीके से रहता है। देखो भाई, ये कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा। प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरीके से रहता है, ये कुछ इस तरीके से रहता है। ऐसे करके ये इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। मेरी कलाकारी ड्राइंग जो है ना मेरी बहुत तगड़ी है। इस तरीके का रहता है ट्यूनिंग फॉर्क। दिख गया आपको? हाँ रीना बेटा हाथ जुड़वा लो।
कह रही सर केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा हो गया, फिजिक्स आधी हो चुकी है। लैरिंग्स को हम स्वर यंत्र कहते हैं। मैं लिख देता हूं, ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे लैरिंग्स के अंदर होते हैं। लैरिंग्स, जिसको हम स्वर यंत्र कहते हैं प्यारे बच्चों, स्वर यंत्र। ठीक है, आगे आओ। कह रहा साउंड एज ए मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग के रूप में ध्वनि। अभी बेटा जी ये जो आपको समझाया, ये क्या था? साउंड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। सॉरी, ये अभी डेफिनेशन था, और इसका पार्ट नंबर बेटा जी हम भी पढ़ रहे हैं, साउंड एज मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग के रूप में ध्वनि। यानी कि बेटा जी आपसे पूछा जा रहा है मैकेनिकल वेव, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही। कह ध्वनि को यांत्रिक तरंग कहा जाता है क्योंकि इसके संचरण जो है फैलने के लिए अनिवार्य रूप से एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह पदार्थ के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम। बेटा जी साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। आप लिख सकते हैं साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड बेटा जी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। इस वैक्यूम को ही उन्होंने लिख रखा है कि विदाउट मैटर, कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मैटर भी आप लिख सकते हैं। बिना किसी पदार्थ के साउंड बेटा जी ट्रेवल नहीं करती है। यानी कि बेटा जी जो ध्वनि है, आप लिखेंगे ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, निर्वात में गमन नहीं करती। और जिनमें करती है बेटा जी, जिनमें करती है उनका सीक्वेंस आप कैसे याद रखेंगे? भाई कह रहा बिना मैटर के, बिना पदार्थ के नहीं चल रही। अगर सीक्वेंस अगर लिखें आप, सीक्वेंस बेटा जी अगर आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? आप लिखेंगे बेटा सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा, फिर बेटा जी आपका रहेगा लिक्विड, और फिर रहेगा आपका गैस। गैस हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना काफी है लिखूं बेटा? ठोस, तरल और गैस। ठीक है जी सर। दूसरा बेटा साउंड एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग के रूप में भी साउंड है, और बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में भी तरंग है। इसका मतलब बेटा इसे जो ध्वनि है ना, ध्वनि की जो तरंग है बेटा जी, वो अनुदैर्घ्य तरंगे भी होती हैं। इन तरंगों के माध्यम से कण जो हैं वो तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं, पैरेलल कंपन करते हैं तरंग की दिशा में। मान के चलिए तरंग इधर की तरफ है, तो ये बेटा समानांतर कंपन करते हैं, कहीं कम ज्यादा नहीं, बराबर। तो इसको बोल रहे हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। की कंपोनेंट्स क्या है? जैसे कि कंप्रेशन, संपीड़न, किसी चीज को जब तुम दबाते हो तो। कह रहा उच्च दाब और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र जहां कण पास पास होते हैं, जैसे कि सॉलिड। उच्च दाब है बेटा जी और उच्च घनत्व है। एग्जाम्पल जैसे सॉलिड, ठोस। तो इनके कण कैसे हैं बेटा? पास पास हैं। इनके कण पास पास देखने को मिलेंगे, तो यहां पर कंप्रेशन लिख रहे होंगे। एक बेटा रेयरफैक्शन, विरलन, कम दाब और कम घनत्व वाला क्षेत्र। कम दाब और कम घनत्व वाला क्षेत्र, कण दूर दूर होते हैं। कम दाब है और कम घनत्व है। बेटा जी कण कहां होते हैं? बेटा दूर दूर होते हैं। ऐसा बेटा जी कहां देखने को मिलता है? गैस के अंदर देखने को मिलता है ना। तो वही मैं बार बार बता रहा हूं कि सीक्वेंस बेटा इनका ऐसे ही रहेगा, गैस, तरल और सॉलिड। मैं बार बार यही चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है। अब प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण, कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाती है। कह रहा जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गुजरती है तो जिसको बोल रहे विक्षोभ यानी कि डिस्टरबेंस यात्रा करता है। समझाता हूं अभी, डिस्टरबेंस पैदा होता है, ना कि माध्यम के कण स्वयं। कह रहा कि कण केवल अपनी
माध्य स्थिति के आगे पीछे कंपन करते हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे बेटा। मान के चलिए ये कोई सॉलिड है। डियर स्टूडेंट, मान के चलते हैं कि ये कोई सॉलिड है, रॉड है। मान के चलिए बेटा ये कोई रॉड है। अब मैंने रॉड पे बेटा जी यहां पर हिट किया, यहां पर मैंने हिट किया रॉड को किसी दूसरी मेटल से, तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कण हैं। प्यारे बच्चों, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कण हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, कह रहा कि कण, ऐसा थोड़ी ना कि कण आगे जाएगा, कण तो बेटा वहीं रहता है, लेकिन साइड वाले को सूचना दे देता है। आपने देखा है, एक तो दो तरीके के काम बता देता हूं मैं, इसको इतना ही बता देता हूं, बहुत समय लग जाएगा इसको भरने में। 4 मजदूर हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि भैया नीचे से एक मजदूर नीचे से ईंट उठा के लेके जाता है, ऊपर तीसरी मंजिल तक अकेला ही लेके गया। चारों बेवकूफ हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं। दूसरे घर में 4 मजदूर लगे हुए हैं, एक नीचे वाले फ्लोर पे खड़ा है, उसने उसको पकड़ा दिया, उसने ऊपर वाले को, उसने लास्ट में रख दिया। यानी कि वो आदमी, वो मजदूर खुद चलकर नहीं गया, लेकिन उसने जो ईंट थी उसको छत पर पहुंचा दिया है। तो ऐसे ही यहां पर ये जो कण है ना, इनमें जो वाइब्रेशन पैदा होगी, इस कण में जो वाइब्रेशन पैदा हुई है, ये खुद दौड़ लगाकर यहां नहीं गया है, इसने इसको कंपन पैदा कर दी, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं और चीजें आगे पहुंच जाती हैं। एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। सेम महिलाओं के से गुण है इनमें। महिलाएं क्या करती हैं, हाँ, जिस तक बात पहुंचानी होती है खुद नहीं पहुंचाती हैं अपनी पड़ोसिन को बता दी, है बहन तन सुनी ये बात होगी, कोई हाँ बताइए मत ना किसी को, वो कहेगा ठीक है ना बताएंगे, वो दूसरी पड़ोसी को, तीसरे को, पता लगा जहां तक बात पहुंचानी थी वहां तक पहुंचा दी। उन्हें यह भी पता होता है इस आदमी को मुझे बात बतानी, और ये अपने आप वहां बात पहुंचा देगा, और वो पहुंचा देती है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। कण नहीं जा रहे हैं, कण वही है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी उस प्रोडक्ट को उन्होंने एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचा दिया है। देखो समरीन खातून कह रही सर महिलाएं बात ऐसे ही फैलाती हैं। हाँ देखो उनके पास ऐसा बेटा उनकी मजबूरी है, मैं महिलाओं को सपोर्ट भी करता हूं, है ना। महिलाएं बेचारी घर में रहती हैं, अब उन्हें पता है कि मुझे 20 घर छोड़ के बात वहां पहुंचानी है। अब वो घर छोड़ के वहां जाएगी, चलो उसका हस्बैंड ही पूछने लगे कहां जा रही है, ना जान दे उसे, पड़ोसन को बता देंगे, पड़ोसन उसको बता देगी, बात अपने आप पहुंच जाएगी। सही है, हाँ। तो ऐसे एग्जाम्पल मैं देता रहता हूं, याद रखना इस बात को। अब है बेटा जी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ये तो मैंने चलो बता दिया। अभी इसी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि भैया कण जो है बस हिलते रहते हैं वहीं वहीं, आगे पीछे दूसरे को बता देंगे, ये ले ऐसे ऐसे करके दूसरे को कुछ कुछ बता देते हैं, खुद नहीं जाते हैं कहीं भी। तो साउंड जो है बेटा एक कण से दूसरे कण में, दूसरे से तीसरे में, ये वहीं पर है, वाइब्रेट करते हैं ऐसे ऐसे करके, आसपास की चीजों में पहुंचा देंगे साउंड को, वो अगले में, वो अगले में, ऐसे करके। अब साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये भी मैंने पीछे ही बताया है हर्ष कह रहा सर 5G डाटा ट्रांसफर करती है महिलाएं बेटा 5G की तो हमें लिमिट पता है, इनकी लिमिट ना किसी को भी पता है ना। हमारे गांव में एक कन्हैया नाम का एक आदमी है, वो पिंचर लगाता है, और उसकी दुकान गांव के जो अड्डे होते हैं जहां ऑटो वोटो रुकते हैं उस जगह पर है, तो इसलिए उसने वहीं खोल रखा है अपने पिंचर की दुकान की। ज्यादातर ऑटो वोटो सब यहीं रहते हैं, किसी का ऑटो पिंचर होता है तो तुरंत लगा देता है। तो गांव की अगर कोई भी लेटेस्ट खबर है तो वो उस इंसान को सबसे पहले पता लगती है। मान के चलिए मेरे घर में कोई घटना हुई तो मैं सुबह, ऐसा तो नहीं मैं फ्री इंसान हूं, मैं अपना कॉलेज जाता हूँगा, कोई मजदूर होगा तो कमाने जाता होगा तो ऑटो के रास्ते ही जाते, सब पहले ऑटो के पास जाएंगे, ऑटो उन्हें यहीं छोड़ेगा। तो ज्यादातर सारी बातें वहां पता लग जाती हैं उसको कि क्या हो रहा है। मान लो ऑटो में बैठे हुए हैं 10 लड़के, अभी ऑटो वाला 5 लड़कों की बाट देख रहा है, 5 सवारी और आएंगी जब चलूंगा, तो तब तक वो कुछ तो शेयर करेंगे कि यार कल तो हमारे पड़ोस में लड़ाईबाजी हुई, उसने दारू पी के उसको गाली दे दी, ऐसे ऐसे करके। या तुम्हारी किसी से मार्केट में कोई बातचीत हो गई हो और तुम मार्केट से आए, वहां उतरे तो और सवारियों ने उसको बता दी, तुम घर तक नहीं पहुंचोगे तब तक वो बात तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, है ना। मतलब कि जो आदमी यहां उतरा, यहां ऑटो ने उसको उतार दिया, यहीं उसकी दुकान है पंचर वाले के, यहां तुम्हारा घर है,
तुम अपने घर तक नहीं पहुंचोगे, बात पहले घर पहुंच जाएगी। इतना तगड़ा नेटवर्क है उसका। तो उसने तो भैया महिलाएं भी फेल कर रखी हैं। घर वाले पूछेंगे हाँ भाई किससे लड़का आया है, हम तो किसी से ना लड़े। अच्छा, पूरी डिटेल ये देख, ये आए पड़े मैसेज, फलाना बता रहा मुझे। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। हमें बाद में पता लगा जब हमने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा ये सारी बातें कन्हैया ट्रांसफर किया करता था, है ना। उस टाइम हमें नहीं पता रहता था भाई ये चाचा टाइप का भी कोई बातें चुगली करता होगा। हाँ, चलिएगा। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम। बेटा निर्वात में ये, यानी निर्वात का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। निर्वात को हम क्या लिखेंगे, खाली जगह या एम्प्टी स्पेस। बेटा जी खाली जगह, खाली जगह बोले तो एम्प्टी स्पेस। कह रहा बेटा ध्वनि जो है ना वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, वहां कंपन करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। वहां कंपन करने और ध्वनि ऊर्जा को ले जाने के लिए कोई अणु या परमाणु होता ही नहीं बेचारा। भाई वहां जब चुगलखोर है ही ना तो ये चीजें ट्रांसफर कैसे होंगी। अणु या परमाणु को तुम चुगलखोर समझ लो। तो जो ध्वनि के अंदर ये सारी चीजें हैं ही नहीं प्यारे बच्चे, मतलब ध्वनि कह रहा हूं, वैक्यूम के अंदर बेटा ये सारी चीजें हैं ही नहीं, अणु या परमाणु नहीं होते। तो जब पड़ोस में तुम्हारे कोई है ही नहीं तो किसको बताओगे। कहेंगे यार मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है लेकिन मेरे पास कोई है ही ना बताने के लिए, किसको बताऊं। तो फिर साउंड जो है आगे ट्रांसफर नहीं होती। अब आपके एग्जाम में ज्यादातर ये चीज पूछी जाती है कि अंतरिक्ष में निर्वात होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। वे बेटे साउंड वेव का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। अंतरिक्ष में क्या होता है बेटा जी, वैक्यूम होता है, तो वहां आप साउंड नहीं सुन सकते, इसलिए वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि साउंड वेव्स का। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। आगे आओ, द बेल जार एक्सपेरिमेंट। कह रहा यह प्रयोग बेटा यह सिद्ध करता है कि ध्वनि को माध्यम चाहिए। एक प्रयोग है जिसको बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये बताता है कि साउंड को ना ट्रेवल करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम चाहिए। एक कांच के जार में बेटा बिजली की घंटी रखी जाती है। जैसे जैसे हवा बाहर निकलती जाती है निर्वात बनता जाता है और घंटी की आवाज धीमी होती जाती है और अंत में बंद हो जाती है। मान के चलिए यहां पर एक जार है ना, यहां पर एक जार है, इसके अंदर क्या रख दी गई, घंटी रख दी गई और घंटी को बजाया गया। तो जब तक इसके अंदर हवा थी, जब तक इसके अंदर कण थे, अणु थे, परमाणु थे, तब तक तो इसकी हवा मतलब आवाज जो है हमको बाहर सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे इसके अंदर से सारे मतलब जो अणु है, परमाणु है, बाहर निकाल दिए गए और निर्वात पैदा होता चला जाएगा। धीरे 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 इसके अंदर से सारी चीजें खाली होती चली जाएंगी और घंटी हम फिर भी बजाते रहेंगे। मान के चलिए बाहर हमारे पास स्विच है उसका, हम घंटी बजा रहे हैं बाहर से, घंटी की आवाज हमको बाहर सुनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कण ही नहीं है उस एरिया में, कण नहीं है। कण नहीं है तो हमको सुनेगा ही नहीं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली। ओके, आगे चलो। अब आपके लिए बेटा टेबल है इतनी चीज के लिए। कह रहा कि बेटा आपकी जो साउंड है उसकी प्रकृति कैसी होती है। साउंड की प्रकृति बेटा जी मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार की होती है, यांत्रिक भी होती है और अनुदैर्ध्य भी होती है। प्रोडक्शन यानी कि साउंड कैसे उत्पन्न होती है, आप बोलेंगे सर कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। एक दूसरे से कण या परमाणु टकराते हैं अणु, तब मीडियम बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस रहेगा। इनके बीच में फिर से तुम्हें बता देता हूं, सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में इससे कम, गैस में सबसे कम। निर्वात में बेटा ये यात्रा नहीं कर सकती। फास्टेस्ट इन सॉलिड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
सॉलिड में बेटा स्टील और एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा साउंड तेजी से गति करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साउंड सबसे ज्यादा किस में गति करती है, आप बोलेंगे बेटा जी सॉलिड में गति करती है, और सॉलिड में भी स्टील जो होता है, एल्युमिनियम जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा तेजी से गति करती है। और सबसे स्लो किस में रहती है, मैंने बताया बेटा गैस में रहती है सबसे स्लो। तो आप बोलेंगे सर गैस में सबसे स्लो रहती है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, जो साउंड वेव होती है बेटा जी उसके क्या गुण है, क्या उसके अभिलक्षण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको आयाम कहते हैं। एम्पलीट्यूड जिसको आयाम कहते हैं, कह रहा माध्यम के कणों का उनकी मूल माध्य स्थिति मीन पोजीशन से किसी भी एक तरफ होने वाले अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मान के चलिए बेटा जी ये कोई माध्यम है, चाहे इसको आप सॉलिड मान लो, ये कोई माध्यम है सॉलिड, तो इसने क्या कहा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन पोजीशन ऑन द आइदर साइड इज कॉल्ड, किसी भी एक तरफ होने वाले अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसको मैं दूसरे पेज पर थोड़ा सा बड़ा इमेज बनाकर समझाता हूं, जैसे कि यहां समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए बेटा ये एक माध्यम है, इसमें अणु है, इसमें ये अणु है, परमाणु समझ लो, अणु समझ लो, पार्टिकल समझ लो, कण समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो कह रहा भैया जी आयाम क्या है, बेटा आयाम क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। आयाम बेटा इन कणों की गति है, मैक्सिमम गति कि लास्ट कितना हिलजुल सकते हैं। जैसे कि मैं कण हूं बेटा जी, मैं कण हूं, मैं लास्ट कितना यहां एक जगह खड़े खड़े मैं कितना हिल सकता हूं। मैं एक हाथ दूर तक किसी को कोई चीज पकड़ा सकता हूं, थोड़ा और झुक के पकड़ा दूंगा, ऐसे ही। तो किसी भी एक दिशा में सबसे ज्यादा विस्थापित दूरी, डिस्प्लेसमेंट समझते हो। मान के चलिए कि ये कण बेटा जी यहां पर है, ये वाला कण यहां पर है, ये वाला किसी एक को मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ये वाइब्रेट हुआ, ऐसे ऐसे हिलेगा। ये बेटा जी कण यहां पर और ये वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेट हुआ तो कैसे करेगा, यहां से इधर चला जाएगा, इतना यहां से इधर चला जाएगा, जितना भी जाएगा। तो मान के चलिए यहां से इधर चला गया, इधर चला जाएगा तो बेचारा ऐसे बन जाएगा, अगर इधर जाएगा तो बेचारा ऐसे बन जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो आपसे यही कह रहा है कि बेटा जो मैक्सिमम दूरी है, सेंटर इसका यहां था, बेचारा लास्ट यहां तक गया, तो ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जानते हो, विस्थापन कि लास्ट कितना गया, ये किसी भी साइड में जाए, चाहे ऊपर की तरफ जाए, तो इसको बोलते हैं विस्थापन। वही चीज इसने बोली है। कह रहा माध्यम के कणों का उनकी मूल माध्य स्थिति से, मान के चलिए इसकी मूल माध्य स्थिति बेटा जी ये थी, मान के चलिए इसकी मूल माध्य स्थिति ये थी, यहां पर था पहले। मूल माध्य स्थिति से किसी भी एक तरफ होने वाले अधिकतम विस्थापन को, किसी भी एक तरफ, इधर बेचारा यहां से लेके यहां तक गया, बस ये अधिकतम है, इससे ज्यादा ये नहीं गया। तो इसी को बेटा जी हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, किसी एक तरफ का लेना है। समझ में आई बात? हां, वेरी गुड। झूला की गति, वेरी गुड। पेंडुलम, ओके, पेंडुलम तो सुना है आपने, ये लो। पेंडुलम क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके से पेंडुलम रहेगा। मान के चलिए पेंडुलम है। अभी बेचारा ज्यादा से ज्यादा किधर की तरफ हिल सकता है, सर ज्यादा से ज्यादा इतना हिल गया बेचारा, इधर की तरफ ज्यादा से ज्यादा इतना हिल गया, तो यहीं तक ये लास्ट जा सकता है। मान लो, हो सकता है यहां तक भी जाए, हम किसी एक जगह पर रोक लेते हैं इसको। तो ये क्या है बेटा जी, कितनी दूरी ये चल के यहां से लेकर यहां तक गया, किसी भी एक साइड का हमको माप लेना है, उसको डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। और यही बेटा जी इसका क्या है, बेटा जी एम्पलीट्यूड है। किसी कोई दिक्कत इसमें? हाँ,
राजीव खुशवा, बेटा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ ही बच्चों के एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। कुछ कुछ बच्चों की डिवाइसेस थोड़ी ऐसी होती हैं, कोई नया अपडेट आता है, कोई भी चीज उसको थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पाती है, लेकिन फिर हमने उसको फिक्स करा दिया था। ठीक है। कह रहा लाउडनेस, प्रबलता, कह रहा इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। जैसे एम्पलीट्यूड है ना, तो एम्पलीट्यूड पर बेटा जी साउंड की प्रबलता डिपेंड करती है। तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता जो होती है कि कितनी तेज, कितना लाउड तुम बोलोगे, वो सर आयाम पर निर्भर करेगी। आयाम को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। रिलेशन क्या है सर लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का? कह रहा लाउडनेस बेटा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर लाउडनेस बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी बढ़ेगा, लाउडनेस घटेगी तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी घटेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? जी सर। कह रहा है एम्पलीट्यूड इज डबल्ड लाउडनेस बिकम्स 4 टाइम। यदि आयाम 2 गुना हो जाएगा तो लाउडनेस कितनी हो जाती बेटा जी? 4 गुना हो जाएगी। अब तुम खुद देख लो, जैसे कि ये है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मान के चलिए 2 है लाउडनेस। अगर लाउडनेस को आपने कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया, या एम्पलीट्यूड को 2 गुना कर दिया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना भाई। तो वही सेम चीज आपसे बोल रहा है। मेजरमेंट कह रहा है इसको बेटा मीटर में मापते हैं एम्पलीट्यूड को, बट लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। लाउडनेस को बेटा डेसिबल में मापते हैं। साउंड जो है ना कितनी तेज है, प्रबलता कितनी, उसको डेसिबल में मापते हैं। और मीटर में किसको मापते हैं बेटा जी? एम्पलीट्यूड को या आयाम को? एम्पलीट्यूड या फिर आयाम। तो आयाम को मीटर में मापेंगे, लाउडनेस को, प्रबलता को बेटा जी डेसिबल में मापेंगे। तो ये बात याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी हो जाएगी बेटा जी? 4 गुना हो जाएगी। अगर यहां पर सिंगल ही होता, स्क्वायर ना होता, तो डबल हो जाती। मान के चलिए अगर यहां पर स्क्वायर नहीं होता तो हम सीधा यही कह देते कि यदि लाउडनेस डबल हो रही है या एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है तो लाउडनेस भी डबल हो जाएगी। लेकिन हमने क्या बोला है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो बेटा जब इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। ये जब दुगनी बढ़ेगी तो ये चीज 4 गुनी बढ़ेगी। समझ गए? ओके। तो एम्पलीट्यूड को डबल करने पर लाउडनेस 4 गुना हो जाती है। आगे आओ, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को बेटा जी आवृत्ति बोल रहे हैं, जिसको एफ या वी से डिनोट कर रहे होंगे हम। कह रहा कि प्रति इकाई समय, यानी कि प्रति इकाई समय का मतलब है सेकंड, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिकुलेशन। ऑसिकुलेशन जानते आप? ऐसे वाइब्रेशन, वही जो पेंडुलम में होता है। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिकुलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मान के चलिए कि जैसे कि हम पेंडुलम को ही ले लें, पेंडुलम यहां पर है, तो एक कंप्लीट उसको ऑसिकुलेशन कहते हैं। मान के चलिए पेंडुलम यहां तक आया, वापस बेचारा यहां तक गया, यहां जाने के बाद वापस यहां आ गया, तो ये एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो जाएगा बेटा जी। आपका 1 ऑस्किलेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप ये कह लो सर एक चक्कर पूरा हो गया। ये शुरू भी यहीं से हुआ था, गया, वापस इधर गया, वापस यहीं आ गया। एक चक्कर पूरा होना 1 ऑस्किलेशन कहलाता है। तो एक निश्चित समय में कितने ऑस्किलेशन पूरा करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक प्रति इकाई समय में या 1 सेकंड में होने वाले पूर्ण दोलनों या कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। मान के चलिए कोई भी चीज 1 सेकंड में, है ना, कितने ऑसिकुलेशन पूरा कर रही है? मान के चलिए 1 सेकंड में उसने 10 ऑसिकुलेशन या 10 दोलन पूरे करे। तो ये क्या है बेटा जी? यही तो फ्रीक्वेंसी है। इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे पिच। पिच बोलते हैं बेटा तारत्व को। तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड, यानी आवृत्ति जो होती है वो ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करती है।
आवर्ती से ही ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है। तो महिलाओं की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है, यानी कि उनका वोकल कॉर्ड इतनी तेजी से फड़फड़ाता है, बहुत तेजी से, 1 सेकंड में। मतलब पुरुष के वाइब्रेशन जो होगी वो वोकल कॉर्ड में मान के चलिए 10 बार हो रही है, फॉर एग्जांपल। पुरुषों के अंदर वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन बेटा जी इस तरीके से 1 सेकंड में 10 ऑस्किलेशन हो रहा है। तो महिलाओं के अंदर हो सकता है 15-20 हो रहा हो, तो महिलाओं के अंदर ज्यादा है, हाई पिच्ड वॉइस होती है, इसलिए उनकी आवाज थोड़ी तीखी सी आती है। ठीक है, आप देखो कभी भी, इसका एग्जाम्पल देता हूं। पुरुषों की भी महिला आवाज को महिला की आवाज तुम बना सकते हो। जब तुम वीडियो बनाते हो और उसमें आवाज रहती है तो उस आवाज की स्पीड को तुम तेज कर दो, यानी कि 1 सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी तुम बोल रहे हो, तो फिर पुरुषों की आवाज भी महिलाओं की तरह आती है, ऐसे करके आएगी। तुम चाहो तो सुना सकता हूं तुम्हें, है ना। तो ये क्या है बेटा जी, तुमने सेम वही चीज कर दी जो महिलाओं के अंदर हो रही है। तो इसलिए जब कभी हम वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो साउंड बढ़ाने के लिए बेटा जी हमें क्या करना पड़ता है, भाई देखो फ्रीक्वेंसी को उतना ही रखो, मैच रखो, वरना पुरुष की आवाज भी महिला की तरह आएगी। ओके, तीखी मतलब थोड़ी पैनी सी आवाज रहती है, महिला पुरुष की आवाज में अंतर नहीं पता तुमको। हाई फ्रीक्वेंसी, देखो लिखा हुआ है बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी कह रहा हाई पिच वॉइस, श्रिल साउंड लाइक ए विसल, थोड़ी सी तीखी आवाज आती है, जैसे सीटी, थोड़ी एक तो घुर्राना, ये थोड़ी भारी आवाज है, सीटी बजाना थोड़ी तीखी या पैनी आवाज है। तो श्रिल साउंड आती है जैसे कि विसल की आती है, सीटी की आती है, और ऐसा आवाज जो है वो लड़कियों में रहती है। गर्ल्स वॉइस ऐसी रहती है बेटा जी, इनमें क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। लो फ्रीक्वेंसी पुरुषों के अंदर होती है, ग्रेव और डीप साउंड होती है, शेर की जैसी सुन रहे हो, लाइक ए ड्रम, ड्रम बजता है ढम ढम ढम, जबकि तुम झांझ बजाओगे छन 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 छन, तो वो सब क्या है, वो बेटा हाई पिच्ड वॉइस है। और मेंस वॉइस, पुरुषों की वॉइस जो है लो पिच्ड होती है। तो पुरुषों के अंदर बेटा जी क्या रहता है, जल्दी से बताएं। पुरुषों के अंदर तारत्व कम रहता है, पुरुषों की जो आवाज है इसमें बेटा जी तारत्व कम रहता है, इसमें बेटा तारत्व कम रहता है। महिलाओं की आवाज में बेटा जी तारत्व ज्यादा रहता है, तारत्व ज्यादा। तो ज्यादा पिच मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी। यूनिट्स क्या है इसकी बेटा जी, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज। तो ऐसा ही मात्रक क्या फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज है। फॉर्मूला बेटा 1/T, यानी कि 1/T, समझ गए। इज दैट क्लियर और नॉट? नहीं बेटा, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लाउडनेस होना चाहिए था। नहीं बेटा जी, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भाई। अगर हमें लाउडनेस निकालनी है तभी तो हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। तो वही चीज तो आपको यहां बताई गई है कि एम्पलीट्यूड का डबल किया गया है, तभी तो लाउडनेस निकल के आई है। तुम बेटा कंफ्यूज हो रहे हो, क्या नाम था, नाइगर रेहाना। रेहाना जी आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बात करते हैं वेवलेंथ की। तरंग दैर्घ्य लैम्बडा से बेटा इसको डिनोट करते हैं। कह रहा दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब समझ रहे हो, कंज्यूक्यूटिव कंप्रेशंस, दो क्रमागत संपीड़न जो है, कंप्रेशन जो है, जिसको सी से हम डिनोट कर रहे हैं बेटा जी, या दो क्रमागत विरलन आप कह सकते हैं। विरलन को क्या बोल रहे हैं बेटा जी, जल्दी से बताएं, रिफ्रैक्शन, कंज्यूक्यूटिव रिफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन जिसको बोलेंगे। इनके बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर में बेटा जी लैम्बडा से दर्शाया जाता है। तो बेटा द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूक्यूटिव कंप्रेशन,
और 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। इसको लैम्डा से हम दर्शा रहे होते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया अभी। ठीक है, हम बेटा जी बेटा 2 से नहीं है समरीन खातून, 20 है, 20 बेटा। हम 20 से लेकर कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं जल्दी बताओ। अभी बताऊंगा सारी चीजें, टेंशन ना लो, चलेंगे अभी। की पॉइंट्स क्या है इसमें, कह रहा बेटा यह एक पूरी तरंग की लंबाई है, एक पूरी तरंग की लेंथ जो होती है उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसलिए इसका नाम वेव लेंथ है। वेव का मतलब बेटा तरंग है ना, और लेंथ का मतलब लंबाई। तो तरंग की लंबाई जिसको हम क्या कह देंगे, वेवलेंथ कह देंगे। तो यह पूरी तरंग की एक लंबाई है। यूनिट क्या बेटा, मीटर है। चूंकि यह एक दूरी है, इसका मात्रक मीटर होता है। टाइम पीरियड क्या है, अगली क्लास में इन सारी चीजों पर हम और चर्चा करेंगे, घबराओ मत। अभी सिर्फ डेफिनेशन और कुछ गुण समझ रहे हैं इनके, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। कह रहे एक पूर्ण कंपन या दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। सेम वही चीज कि यहां से यहां जाने में वापस आने में जब पूर्ण एक दोलन कंप्लीट हो गया तो इसमें कितना समय लगा, 10 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, कितने लगे, उसको बेटा जी हम क्या कह रहे हैं, उसको टाइम पीरियड कह रहे हैं, आवर्तकाल कह रहे हैं। रिलेशन क्या है, कह रहा है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यह बेटा जी आवर्ती का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे वहां पर एफ क्या था, 1/t था, यहां पर t क्या बेटा जी 1/f है। इसकी यूनिट सेकंड है। वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड, कह रहा तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। वो तो वही है भैया, कितने मीटर या कितनी दूरी वो तय कर रही है बेटा जी पर सेकंड में है? तो तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू, सबको पता वही नॉर्मल फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बेटा जी इसमें दिखा रखा है आपका v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में t। लैम्डा को हम क्या बोल रहे थे बेटा जी, वेवलेंथ बोल रहे थे। वेवलेंथ क्या थी बेटा, दूरी थी, लंबाई थी, एक पूरी तरंग की लंबाई। तो लंबाई को डिस्टेंस बोलते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो लैम्डा अपॉन में t हो जाएगा। अब 1 में t इज इक्वल्स टू f होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां बताया 1 में t इज इक्वल्स टू f होता है। तो उसी तरीके से द फॉर्मूला बिकम्स क्या हो जाएगा, v को हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, v को हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए इसी को अगर हम सॉल्व करें तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में t है जैसे। अब ये कह रहा है कि जो f होता है वो 1 में t होता है। तो अगर हम 1 में t को f लिख दें तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं, लिख सकते नहीं लिख सकते भाई। इसको अगर मैं गुना करूं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा जी, प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। लैम्डा इंटू 1 में t लिख दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है। अब कह रहा है कि 1 में t f होता है, तो 1/t को मारो गोली, मैं यहां पर f लिख देता हूं, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो वेग बेटा जी क्या होता है, आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य रहने वाला है। यानी स्पीड क्या है बेटा जी, जल्दी बताएं, वेलोसिटी आवर्ती इंटू में तरंग दैर्ध्य। आगे चले जी। ये लाउडनेस और पिच है बेटा जी। आपसे पूछ रहा लाउडनेस बेटा एम्पलीट्यूड पर निर्भर होती है, लाउडनेस बेटा आयाम पर निर्भर होती है, पिच बेटा जी आवृत्ति पर निर्भर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूनिट लाउडनेस की डेसिबल है, पिच की यूनिट बेटा हर्ट्ज है। प्रभाव क्या पड़ता है, तेज या धीमी आवाज होती है बेटा लाउडनेस से। इससे बेटा जी क्या है, तीखी या भारी आवाज होती है। इससे बेटा जी तीखी या भारी आवाज होती है। एग्जाम्पल क्या है बेटा जी, चिल्लाना या फुसफुसाना। जब मां बाप को गुस्सा आता बच्चे चुप बैठ जा, ये लाउडनेस हो गई। छोटा बच्चा कहेगा ओए पापा ना गुस्सा कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे। तो लाउडनेस और यानी कि साउटिंग वर्सेस सर विस्परिंग। पापा ने चिल्ला दिया तो बच्चे खुसफुसा रहे हैं, तेज आवाज बात नहीं कर रहे हैं कि पापा की नींद खुल जाएगी, पापा 2 दिन से जगे हुए हैं, बाहर से ट्रेवल करके आए हैं।
दूसरा क्या है बेटा, लायंस रोर, मैंने बताया था ना, लो पिच का मतलब सिर दहाड़ता है, और हाई पिच जैसे बिल्ली कहती है म्याऊ, तो ये सेम वही चीज है। मच्छर करता है आपके कान पे पिन पिन। वेरी गुड, 20 से बेटा 20,000 हर्ट्ज। ओके, वेरी गुड। एग्जाम न्यूमेरिकल टिप्स जो हम करेंगे, कह रहा अगर फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में दे रखी है तो बेटा उसे हम 1000 से गुना करेंगे और हर्ट्ज में निकालेंगे। कई बार एग्जामिनर आपको फंसाता है। फ्रीक्वेंसी बेटा किलो हर्ट्ज में दे रखी है, तो मैंने आपको क्या बताया है, पिच और फ्रीक्वेंसी सेम चीज है, हर्ट्ज में है, तो हम उसको हर्ट्ज में लेके आएंगे और 1000 से गुना कर देंगे। तो 2 हर्ट्ज है, 2 किलो हर्ट्ज है, तो उसको 2000 हर्ट्ज कर देंगे। कह रहा अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति कम होगी, और ये तब होगा जब वेग जो है स्थिर रहेगा। कह रहा स्मॉलेस्ट बोन जो होती है, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, तो आपको याद रखना है कि मध्य कान की जो हड्डी स्टेपेज है, सबसे छोटी हड्डी है, कंपन के आयाम को बढ़ाने में मदद करती है। तभी आपको कोई चीज तेजी से सुनती है, समझ गए? हाँ बेटा, मेलोडी नहीं खा रहे, मेलोडी टॉफी तो तुम्हें पता है मोदी जी की फेवरेट हो गई है, मेलोनी जी को पूरा पैकेट देकर आए हैं। हम खा रहे हैं कैंडी मैन। देखो हम बेटा मैन है, मैन मतलब पुरुष, तो हम कैंडी मैन टॉफी खा रहे हैं, है ना? तो आज के लिए इतना ही। कल इस सेशन को हम आगे लेकर जाएंगे और बहुत तसल्ली से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यूपी टेट वाले बच्चों को टॉप 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आज कराए हैं, यूट्यूब पर जाकर देख लेना। मेरे हिसाब से तो सेशन अच्छा था, बाकी आप बताइएगा कमेंट में उसी क्लास के नीचे। धन्यवाद, थैंक यू।